गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड मॉलिक्यूलर मार्कर, जो कि आरएपीडी। आरएपीडी की फुल फॉर्म होती है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। इससे पहले हमने आरएफएलपी करा था, जो कि सॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक की तरह उसमें डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक होती है और वो नॉन पीसीआर टेक्निक को फॉलो करता है और रैपिड पीसीआर को फॉलो करता है। पीसीआर बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये। इसका डेवलपमेंट सबसे पहले क्या था, विलियम ईटन ने किया था तथा लैब टेक्निक्स यूज टू एम्पलीफाई अ नॉन सीक्वेंस बाय दिस जेनेटिक एनालिसिस बाय इंडिविजुअल क्लोन रैंडम प्राइमर्स। रैपिड का यूज़ हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। समथिंग फॉर एग्जांपल क्रिमिनल केसेस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ये सारी जो प्रोसेस होती है इस पर पीसीआर को रन करते हैं। अगर डायग्रामेटिक तरीके से तुम्हें समझाया जाए तो क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल यानी डिफरेंट पर्सनस के सैंपल लेते हैं, जिसको कि हम डिनोट करें सैंपल ए और सैंपल बी। ये करा हमने। डीएनए इज आइसोलेट फ्रॉम डिज़ायर्ड स्पीशीज़। अब इन दोनों सैंपल से हम क्या करेंगे, डीएनए को आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे, एन एक्सिस ऑफ डी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड एडेड। फिर उसके अंदर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे, मिक्स इट, पुट इन द पीसीआर इक्विपमेंट। जैसे ही हम इन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स, दोनों सैंपल से डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं, तब उनके ऊपर हम क्या करवाते हैं, पीसीआर को रन करवाते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, जब हम नॉर्मल कोई पीसीआर की टेक्निक करवा रहे होते हैं तो उसके अंदर जब हम रन करवाते हैं पीसीआर को, तो जो उसकी शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड डीएनए सीक्वेंस होती है वो हमें नॉन होती है। जैसे कि जब भी हम कोई प्रॉब यूज़ करवा रहे होते हैं तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए की क्या होगी वो हमें पता होता है, और मेन हम जो सैंपल यूज़ कर रहे हैं उस सैंपल की भी डीएनए सीक्वेंसिंग हमें पता होता है। लेकिन इन केस में, रैपिड के केस में क्या होता है कि जो भी डीएनए सैंपल्स ए और बी हम ले रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि किसकी क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है, किस में क्या सीक्वेंसिंग होगी, तो उसके अंदर हम प्रॉब को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें डीएनए की सीक्वेंसिंग नहीं पता है तो हम उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को इंजेक्ट नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पीसीआर रन करवाने के लिए डीएनए सैंपल्स, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड, टैग पॉलीमरेज, मिक्स बफर, पीसीआर ट्यूब्स, डीएनटीपीज, कोफैक्टर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें से अगर कुछ भी ना हो तो हम पीसीआर को रन नहीं करवा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लास्ट सेमेस्टर में स्टडी कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो पीसीआर को हम रन करवाते हैं या पीसीआर के ऊपर जैसे ही हम इसको रन करवाते हैं तो इसमें ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड की कुछ चेन्स होती हैं जो होती हैं। जैसे कहीं पर क्या होते हैं, एक सैंपल में, सैंपल 1 और सैंपल बी में देखो, फर्स्ट में यहाँ आकर ये बाइंड हो गया, यहाँ आकर बाइंड हो गया, यहाँ बाइंड हो गया, तो यहाँ पर कुछ एक पार्ट पर यहाँ बाइंड हो गया। सैंपल बी पर जब हमने इसको पीसीआर पर रन कराया तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन गई, यहाँ पर बन गई, यहाँ पर बन गई, यहाँ पर बन गई। तो ये अलग अलग डिफर इंडिविजुअल में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाती हैं। ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्यों बन रही हैं, क्योंकि जो इसके अंदर डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती हैं उनका कोई पर्टिकुलर साइज़ नहीं होता है, वो अलग अलग साइज़ की होती हैं। कई बार क्या होता है कि जो डीएनए की सीक्वेंस होती है, अगर वो 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है तो वो एक स्पेसिफिक साइट होगी और स्पेसिफिक डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ ही बाइंड होगी। फॉर पर्पस ये मानो कि फॉर एग्जांपल कि ये वाली जो साइट है, हम ये मान लें कि ये वाला जो इसके अंदर हमने एंटर करवाया है उस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लंबा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी एरिया के साथ बाइंड हो सकता है, वो यहाँ पर बाइंड नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं। तो इसकी क्या है, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफाई है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही जाकर बाइंड होगा। इसके अलावा अगर डीएनए की सीक्वेंस 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड लंबी है तो वो क्या कर सकती है कि वो कहीं भी जाकर बाइंड हो सकती है, रैंडमली भी कहीं बाइंड हो गई, उसको कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसे पर्टिकुलर उसी साइट के ऊपर जाकर बाइंड होना है। वो क्या पता मे
भी यहाँ पर भी बाइंड है, यहाँ पर भी बाइंड होती है, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए किससे मिलकर बनी होती है, गुआसिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, कहीं ना कहीं जो रैंडमली होगी या शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है उसे कहीं ना कहीं मिलकर इनमें से गुआनिन मिल जाएगा या कोई साइटोसिन मिल जाएगा या एडेनिन या थाइमिन कुछ भी मिलेगा। जैसे ही उसे जो भी मिल जाता है वो क्या कर जाता है, उनके ऊपर बाइंड हो जाते हैं जाकर। जब ये प्रोसीजर हो जाती है, जब हम इसको पीसीआर के ऊपर रन करवा देते हैं, फिर हम उसके ऊपर क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हम यहाँ पर सेम वही जेल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। और जैसे ही हम इस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो जो इन इंडिविजुअल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। जैसे हमने ये माना कि ये ए इंडिविजुअल का सैंपल था, ये बी का सैंपल था, तो इसके सैंपल्स कैसे सेपरेट हुए वो क्या डिनोट कर रहे हैं, वो उनके अलग अलग बैंड्स बन जाएंगे और उन्हीं बैंड्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ए की सीक्वेंसिंग क्या थी, बी की सीक्वेंसिंग क्या थे और उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े। यहाँ पर जो डैश डैश करके दिखाए गए हैं वो क्या होते हैं, प्राइमर्स को शो कर रहे हैं। और ये प्राइमर्स क्या हो सकते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स टाइप के प्राइमर दोनों टाइप के हो सकते हैं। रेड कलर से जो दिखाया गया है वो एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स हैं। एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट्स कब होते हैं, जो डीएनए का मेन सैंपल होता है, जब उसमें से हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो उन प्रोसेस को उसकी क्या कहते हैं, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और जो ये एरो का रिएक्शन बता रहा है वो डायरेक्शन ऑफ द एम्प्लीफिकेशन, यानी जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स का डिटेक्शन कैसे हो रहा है, यानी वो कैसे एम्प्लीफाई हो रहे हैं, कैसे वो सेपरेट हो रहे हैं अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इसको रैपिड रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए कह सकते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप हम इसकी स्टडी करें तो डीएनए इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम डिज़ायर्ड स्पीशीज़। कोई भी सैंपल या स्पीशीज़ होगी जिससे हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम पीसीआर को रन करवाएंगे। पीसीआर को रन करवाने के बाद रिपीटेड साइकिल ऑफ डीएनए डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, यानी उसमें पहले डीनेचुरेशन करवाएंगे, उसे तोड़ेंगे हीट देके, फिर उसको वापस रीजनरेट करेंगे और फिर उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन करवाएंगे। तो ये प्रोसीजर उसके अंदर बार बार होती रहेंगी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डी ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड विल पेयर विद द होमोलॉगस सीक्वेंसेस प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लोकेशन ऑफ डीएनए। जो डीएनए के डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो जाकर इन रेप्लिकेटेड डीएनए के साथ जाकर बाइंड हो जाती हैं। सीक्वेंसेस कंटिन्यूसली कॉपी, और ये सीक्वेंस क्या होता है, बार बार कॉपी होती रहती है। जो आरएफएल की बात कर रहे थे, आरएफएलपी के अंदर क्या हो रहा था, आरएफएलपी में सॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी। उसमें हम प्रॉब को यूज़ कर रहे थे क्योंकि जो हमारे पास सैंपल था हमें उसकी भी सीक्वेंसिंग पता थी, साथ में जो हम प्रॉब यूज़ कर रहे थे हमें उसकी भी सीक्वेंसिंग पता थी। लेकिन रैपिड के केस में हमें क्या होता है, ना तो हमें सैंपल की सीक्वेंसिंग पता होती है और ना ही जो हम डीएनए प्राइमर्स यूज़ कर रहे हैं उन प्राइमर्स की भी हमें सीक्वेंसिंग पता नहीं होती। वो सारा का सारा सीक्वेंसिंग हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के बाद पता चलता है कि ये कैसे हुआ। तो जब क्या होते हैं कि जैसे क्रिमिनल केस हो रहा हो तब उसमें दो अगर इंडिविजुअल है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस बंदे ने ये क्रिमिनल किया है या क्राइम किया है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रैपिड टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ओके।